इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो बहुत समय अंतराल के बाद बनाई गई है और विशेष रूप से विद्यार्थियों का लगातार संपर्क हो रहा था कि सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं आप डालिएगा, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आज हम फिलिप्स कर्व के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने और अन्य साथियों को भी इसको प्रेषित करें। मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो एक विरोधाभास या ट्रेड ऑफ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हम फिलिप्स कर्व के विषय में अल्पकालीन और दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व की चर्चा करते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस प्रकार से ये सहायक होता है का अध्ययन करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम जरा सा संक्षेप में उन परिस्थितियों को लेते हैं जहाँ पर कि फिलिप्स कर्व की विचारधारा सम्मुख आई। तो फिलिप्स कर्व के लिए हम विलियम फिलिप्स ने अपने एक रिसर्च आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया था कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और वह ये इस आर्टिकल द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस इन द यूनाइटेड किंगडम 1861-1957 का स्टडी था, जो इकोनॉमिका में पब्लिश हुआ था 1958 में। यहाँ अब हम देखते हैं कि फिलिप्स कर्व क्यों इम्पॉर्टेंट होता जा रहा था या हो गया है। तो अर्थव्यवस्था के नीति निर्धारक जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को किस चीज़ को वे प्राथमिकता दें या चॉइस दें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में फास्ट चले। तो यहाँ पर यह कल्पना करते हैं कि बेरोजगारी तो कम हो और मुद्रास्फीति क्या होगी। अगर हम इस तरह से करें कि बेरोजगारी को अगर हम कम करें और मुद्रास्फीति का क्या स्थिति होगी, तो बेरोजगारी व मुद्रास्फीति किस प्रकार से एक दूसरे का संबंध या अनुकरण करती हैं उसके विषय में है। अब यहाँ पर वही बात कहने का है कि 1956-1960 के जो दशक में विकसित अर्थव्यवस्थाओं डेवलप्ड इकोनॉमीज में पॉलिसी मेकर्स ने फिलिप्स कर्व का उपयोग किया था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मुद्रास्फीति की दर को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रयोग करके क्या करा, डिमांड मैनेजमेंट या जिसको कहें राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के लिए फिलिप्स कर्व का उपयोग किया गया था। ये देखिए कि उसके बाद में क्या हुआ कि जब 70s में पेट्रोलियम क्राइसिस हुआ और उस पेट्रोलियम क्राइसिस में फिलिप्स कर्व एनालिसिस में जो है ब्रेकडाउन हुआ या एक व्यवधान उत्पन्न हो गया। इसका कारण क्या था? स्टैग इन्फ्लेशन हो जाना था, जो ये स्पष्ट कर रहा था कि उच्च बेरोजगारी तथा उच्च मुद्रास्फीति की अवस्था अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, जो फिलिप्स कर्व विश्लेषण का प्रारंभिक अवस्था के विपरीत है। फिलिप्स कर्व क्या कहता है? फिलिप्स कर्व अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी कम और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, ये इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। पर स्टैग इन्फ्लेशन में क्या हुआ कि डिमांड भी कम हो गई और प्राइस राइज भी हुआ। तो ये जो सिचुएशन बनी फिलिप्स कर्व से बिल्कुल अपोजिट थी। इसको कैलकुलेट करने के लिए मॉनेटरिस्ट या मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों ने
फिलिप्स कर्व को करेक्ट करने का कोशिश किया था। यह इस अवस्था में कि फिलिप्स कर्व विश्लेषण की आलोचना मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों ने की थी और इनका मजबूत मान्यता किस बात पर आधारित थी कि मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में मांग को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो मॉनेटरिस्ट थे वो क्या कहते थे कि मनी सप्लाई को अगर हम गवर्न कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। तो मुद्रा पूर्ति को रेगुलेट करने के लिए विनियमित करना अर्थव्यवस्था को विनियमित करने का सबसे प्रभावी और प्रत्यक्ष तरीका किसने बताया? मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों ने बोला। अब है कि मुद्रावादी विचारधारा का तर्क क्या था कि दीर्घ काल में बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के मध्य कोई विरोधाभास नहीं होता, ट्रेड ऑफ नहीं होता, जो कि फिलिप्स ने शॉर्ट टर्म में बोला था। तो वो इसके आलोचक कौन? मिल्टन फ्रीडमैन ने इसकी आलोचना भी की और उसके बाद में मुद्रावादी विचारक नीति में मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग के पक्षधर करते हुए कीन्स की जो विचारधारा, कीन्स विचारवादी थे कि आर्थिक विकास को अगर हमें गति प्रदान करनी है तो सरकारी व्यय में हमको क्या करना चाहिए? वृद्धि करनी चाहिए। यहाँ क्या चीज़ है? मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करना चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने वाली बात, कीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मॉनेटरिस्ट सप्लाई साइड जो मनी सप्लाई है उसको गवर्न करना। तो मुद्रावादी विचारधारा इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ब्याज दर में कमी कर मांग को एक्सपेंड या मांग को प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अर्थात मुद्रा लागत में कमी की जाए। इसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर इसकी इम्पोर्टेंस बनी रही, आज भी ये वैलिडेट किया जाता है। अब हम फिलिप्स कर्व का शॉर्ट टर्म जो है अभिव्यक्ति को देखते हैं। ये देखिएगा, हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स, यानी टोटल जो फोर्स है जो वर्किंग भी है और वर्क करना चाहती है वो इस एक्सिस पे, और दूसरे पे क्या लिया? इन्फ्लेशन रेट, परसेंटेज पर ईयर। अब अगर हम शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को बताएं, या जो फिलिप्स ने अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से जो एक प्रेजेंटेशन दिया था उसको हम अगर एक सिंपल ग्राफ के रूप में देखें तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व हो गया। यहाँ पर शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहा गया, यानी कोई भी ये अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज हो सकती है और ये कोई भी परसेंटेज क्या हो सकती है? इन्फ्लेशन रेट की। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब एक आइडियल सिचुएशन को क्या माना है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को, कि भाई अगर इन्फ्लेशन ज़ीरो हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा? तो उस पॉइंट को क्या कहा? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम समझने के लिए कह सकते हैं। और वह हमारा फिलिप्स कर्व के ऊपर देखें तो वो क्या आ जाएगी? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब इसको हम अगर देखें कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में जो है अपोजिट डायरेक्शन में बिहेवियर होता है, ये आपको दिखाई दे ही रहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी मूवमेंट ए से बी की तरफ जाएगा। अब इसी चीज़ को कि अल्पकालीन फिलिप्स कर्व जो है मूल बिंदु से ऊपर से नीचे की तरफ तथा
बाएं से दाएं की तरफ चलता है, क्योंकि बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के मध्य प्रतिलोम या अपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो हम इसको डायग्रामेटिक रूप से बता सकते हैं कि अगर ए से सी पे मूवमेंट है, ये ए से सी पे मूवमेंट है, अगर ए से सी का मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लेशन कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ, और ए से बी पे जाने का मतलब क्या हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ पर इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब जो प्रत्याशित मुद्रास्फीति दर तथा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के स्तर पे, यही दोनों सिचुएशन को हम ये कह सकते हैं, यदि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन से मुद्रास्फीति वृद्धि करे जो हमने पीछे दिखाई थी, तो क्या होगा, बेरोजगारी की दर घटेगी, और इस जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट है अगर ये घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अब प्रश्न वही आता है कि अल्पकालीन जो ग्रॉस सप्लाई में कमी होने के कारण क्या होता है, अल्पकालीन फिलिप्स कर्व मूल बिंदु से क्या होता है, बाईं ओर बाहर की तरफ चलता है। यानी कि अगर हम डिफरेंट कंडीशंस में लेना चाहें तो क्या दिखेगा, ये जीरो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। यानी अगर हम इसको देखें कि अल्पकालीन फिलिप्स कर्व मूल बिंदु से बाहर की तरफ गति करना प्रदर्शित करता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। ये इस तरह से आप देखेंगे तो वृद्धि हो रही है। और इस वाले से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अल्पकालीन सकल पूर्ति कम अगर हो जाए, ये इसको हम यहाँ डायग्राम से देखें तो कम हो जाए, तो क्या होगा कि बिंदु ए से बिंदु बी पर, ए से बी पे जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो नेशनल इनकम है, जीडीपी है, वो क्या होगी, कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यही प्रेजेंटेशन फिलिप्स कर्व के द्वारा देने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पर ये इस डायग्राम में ये भी चीज़ दिखती है कि प्राकृतिक बेरोजगारी की दर या नेचुरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाए, यानी कीमतें बढ़ें, तब क्या होगा, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का उपयोग न होने के कारण जो रिसोर्सेज हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है। तो उसके कारण क्या है, बेरोजगारी तथा सकल जो निम्न सकल घरेलू उत्पादन की तरफ अर्थव्यवस्था गति करती है। यानी कि क्या हो गया, इन्फ्लेशन तो बढ़ा, तो जीडीपी अगर हम पीछे वाले डायग्राम से देखें तो जीडीपी तो क्या होगा, कम हो जाएगी। अगर हम इसको यहाँ से देखें, पहले की तरह देखें, तो यहाँ आपको जीडीपी क्या हो गया, ये कम हो रही है, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ रहा है। ये इस सेंटेंस का ये इंटरप्रिटेशन आप आसानी से समझ सकते हैं, और इसी को एग्जामिनेशन में हमारे शॉर्ट टर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है। दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व की अगर हम बात करें तो वो एक वर्टिकल स्टेज का होता है, किस पॉइंट पर, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से। तो दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के मध्य संबंध स्थापित करता है, जबकि वास्तविक मुद्रास्फीति की दर प्रत्याशित मुद्रास्फीति के दर के बराबर हो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के जब बराबर होती है तो हम एक वर्टिकल फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन हमको मिलता है। और अगर हम डायग्राम में देखें कि जो वर्टिकल है और प्राकृतिक यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन प्रत्याशित है, जबकि बेरोजगारी की दर क्या है, बराबर है। तो लॉन्ग टर्म में ये वर्टिकल होता है, और शॉर्ट टर्म के अगर हम कर्व्स को देखें तो जो मूवमेंट होता है उन मूवमेंट्स के आधार पर ये हमारे आगे एक वर्टिकल लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व हमको मिल जाता है। अब अगर हम यहीं पे चलें कि बिंदु ए पर, ये क्या है, ए लॉन्ग रन लिया, शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व एक ये है, दूसरा ये है।
तो अब यहाँ हम देखें कि बिंदु ए पर शॉर्ट टर्म फ्लिप्स कर्व जो है लॉन्ग टर्म फ्लिप्स कर्व को कहाँ काट रहा है? प्रत्याशी ये आपके आगे है। यदि प्रत्याशित मुद्रास्फीति दर घटती है, P1 से P2 होती है, P1 से P0 होती है, तो अल्पकालीन फ्लिप्स कर्व नीचे की तरफ आएगा और वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ की ओर मूवमेंट, बाहर की ओर मूवमेंट करेगा। तो संक्षेप में कि दीर्घकाल में मुद्रास्फीति का कोई भी स्तर मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है। यानी जो मॉनेटरिस्ट थ्योरी थी उस थ्योरी का ही हम यहाँ पर पूरा समर्थन होता देखते हैं। तो दीर्घकालीन फ्लिप्स कर्व यह संकेत देता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में कोई विरोधाभास नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, कमेंट कीजिए और आगे की वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।